नमस्कार मित्रों, आज़ाद एनसीईआरटी जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छे चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ओनली फॉर जीके। और आज की क्लास के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे मित्रों। और अभी आपके भैरोजी विंगस में स्पेशल जीके के लिए जो कैंडिडेट स्पेशल जीके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऑफलाइन बैच जो है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। उड़ान करियर एकेडमी, जहाँ पर हम मिलिट्री, नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी करवाते हैं, वहीं पर ओनली फॉर जीके के लिए ऑफलाइन बैच जो है वो स्टार्ट किए जा चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर सबसे पहले मित्रों बात करते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है, इस आयोग के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इस आयोग को सबसे पहले देखते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके बारे में आज हम बहुत ही अच्छी विस्तार से इसकी जानकारी जो है वो प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आयोग की स्थापना। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना यदि आपसे पूछ ले तो 25 जनवरी 1950 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। और यहाँ आपको याद रखना है कि 25 जनवरी जो है, 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, ये प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इस आयोग का प्रधान मुख्यालय जो है ये कहाँ है, प्रधान निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है अशोक मार्ग नई दिल्ली जो है। इस अशोक मार्ग नई दिल्ली के अंदर इस कार्यालय का प्रधान जो मुख्यालय है, अपन कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, अशोक मार्ग नई दिल्ली में निर्वाचन भवन बना हुआ है, वहीं पर इसका प्रधान कार्यालय अपन कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रथम जो निर्वाचन आयुक्त है, भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो है ये कौन थे, तो आपको बताना है सुकुमार सेन जो है ये भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त है। पहले संक्षिप्त जानकारी को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि निर्वाचन आयोग क्या है और कैसे ये काम करता है, वो भी देखेंगे अपन। तो सुकुमार सेन जो है ये है आपके देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बात करें, यदि आपसे पूछ ले कि साहब वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त जो है ये कौन है, निर्वाचन आयुक्त। अब देखो, वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 1+2 अर्थात आपको कहनी है टोटल सदस्य कितने होते हैं निर्वाचन आयोग में, 3। अब 3 सदस्य कैसे हुए हैं उसको तो हम आगे देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको तभी इतना याद रखना है निर्वाचन आयोग जो है कौन कौन है। तो देखिए, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यदि आपसे पूछे कौन है तो आपको बताना है राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का यदि नाम पूछते हैं तो आपको बताना है राजीव कुमार। और यदि अन्य की बात करें, अन्य जो आयुक्त है ये कौन है वर्तमान के अंदर, तो आपको बताना है एक कैंडिडेट का नाम है ज्ञानेश कुमार, ये वर्तमान में इलेक्शन कमीशन के अन्य निर्वाचन आयुक्त है। और एक का नाम है सुखबीर सिंह संधू, ये वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनकी बात करनी है। अब बात करते हैं कि साहब भारतीय संविधान, देखो ये जो निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग जो है वो एक स्वायत्त शासी संस्था है और प्लस अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में इसे इलेक्शन कमीशन को जाना जाता है।
अर्थात इसमें संसद विधि बनाकर कानून के माध्यम से जो है इस निर्वाचन आयोग के अंदर समय समय पर बदलाव करती जाती है और इसीलिए इस निर्वाचन आयोग को स्वायत्त शासी या स्वायत्त संस्था या अर्धन्यायिक संस्था के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, निर्वाचन आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1950 को होती है। प्रतिवर्ष 15 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है और भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो है वो कौन थे, तो आपको कहना है कि साहब सुकुमार सेन थे। और वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान के अंदर जो है 1+2 अर्थात इस आयोग के अंदर कुल कैंडिडेट कितने हैं, तो आपको कहना है 3, जिनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है आपका राजीव कुमार और अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं तो ज्ञानेश कुमार एक कैंडिडेट और दूसरा है सुखबीर सिंह संधू। और इस प्रकार से टोटल 3 कैंडिडेट हो गए वर्तमान में इस आयोग के अंदर। ये जो निर्वाचन आयोग है वो एक स्वायत्त शासी अर्धन्यायिक संस्था है। याद रखना मित्रों कि संविधान में उल्लेख तो है लेकिन कानून से संबंधित प्रावधान संसद के द्वारा बनाए जाते हैं इसके अंदर। अब आगे चलते हैं। जो निर्वाचन आयोग है इसमें सदस्यों की संख्या की बात करते हैं। देखो 25 जनवरी 1950 को जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी तब तो क्या है केवल एक निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से इसका काम चल जाता था, लेकिन एक आपने पढ़ा है 61वां संविधान संशोधन। 61वां जो संविधान संशोधन है ये होता है मित्रों 1988-89 के अंदर। 88 में आता है, 89 में ये लागू हो जाता है, 89 के अंदर लागू होता है। अब जब ये आपका 61वां संविधान संशोधन आता है तो इस संशोधन के अंदर पहले आपने पढ़ा कि मतदान की आयु 21 वर्ष थी। इस संशोधन में मतदान की जो आयु है, मतदान की आयु है ये 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई साहब। आज वर्तमान में मतदान की आयु 18 साल है। अब जब 18 साल के व्यक्तियों को मतदान के लिए शामिल कर लिया गया तो 21 साल पहले थी तो मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। अब आपको पता है ये स्वाभाविक है कि मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, आयुक्तों के कार्यभार में भी क्या है प्रेशर बनेगा। इसीलिए पहली बार क्या होता है कि ये जो आयोग है इस आयोग में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। अब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इस कमीशन के अंदर सदस्यों की जो संख्या है इस संख्या को कैसे बढ़ाया गया है, तो देखो सबसे पहले बात करें 1989 के अंदर 1+2 अर्थात 3 कैंडिडेट इस आयोग में किए गए। 1990 में फिर क्या होता है, पुनः बदलाव होता है, 3 के स्थान पर पुनः 1 सदस्य इस आयोग में कर दिया गया। लेकिन 1993 के अंदर इस आयोग में फिर से 1+2 बराबर 3 सदस्य जो है वो इस आयोग में कर दिए गए। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि वर्तमान में यदि आपसे पूछ ले कि साहब वर्तमान में इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा टोटल कितने आयुक्त हैं, तो ऐसे हो गए, एक तो मुख्य और 2 अन्य। इस प्रकार से वर्तमान में भी 3 हैं और 1993 से ये जो संख्या है वो 3 की गई थी। आज वर्तमान में भी आपके इलेक्शन कमीशन के अंदर एक मुख्य और 2 अन्य, ऐसे कुल मिला के 3 जो है आयुक्त जो है ये वर्तमान में मिलते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट देखो। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में। देखो भारतीय जो संविधान है, इस भारतीय संविधान में जो निर्वाचन आयोग है, इस निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है वो कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, वो बात करते हैं। तो निर्वाचन आयोग जो है ये संविधान के भाग नंबर 15 में उल्लेखित है। ये विशेष ध्यान रखना कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 15 के अंदर ये जो आपका निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका उल्लेख मिलता है। और कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो आपको कहना है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक जो है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर मिलता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इनमें क्या है, संक्षिप्त जानकारी एक बार इनके भी क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 324 के अंदर क्या है, तो आपको बताना है कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग की जो जानकारी है
ये जानकारी मिलती है आपकी आर्टिकल 324 में। जैसे आयुक्तों का गठन करना, उनका कार्यकाल हो गया, उनके वेतन भत्ते हो गए, उनको कैसे पद से हटाना है, ये सब प्रोसेस जो है आपकी आर्टिकल 324 के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ तो इसको तो अपने को थोड़ा विस्तार से भी देखना है, फिलहाल इतना याद रखना है कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की जो जानकारी है उस जानकारी का उल्लेख मिलता है। आगे देखो, इसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 325 के अंदर। आपने पढ़ा होगा जो भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारत में रहता है, उस व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार है। कभी भी मतदान से क्या नहीं किया जाता, वंचित नहीं किया जाता। भाई जिस व्यक्ति का वोटर कार्ड बोल दो, आपका वोटर कार्ड बना हुआ है, वोटिंग जो कार्ड है वो बना हुआ है, तो वो मतदान करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा किसी भी कैंडिडेट को, मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात आप ऐसे कह सकते हो कि जाति, धर्म, नस्ल, मूल आदि के आधार पर भारत में कोई भी कैंडिडेट है उसे मतदान से कभी भी वंचित नहीं किया जाएगा आर्टिकल 325 के अंदर। यदि आर्टिकल 326 की बात करते हैं, देखो 326 के अंदर उल्लेख क्या मिलता है कि 18 साल का वयस्क जो नागरिक है वो मतदान करेगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान संसद कर रखी है जिनके माध्यम से ऐसे कैंडिडेट जो मतदान नहीं कर पाते हैं, जैसे आपका पागल दिवालिया है, ऐसे विधि के माध्यम से हटाए गए व्यक्तियों के अलावा प्रत्येक 18 साल वर्ष का आयु का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार जो है ये मतदान कर सकता है। ये उल्लेख मिलता है आपका आर्टिकल 326 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 327 के अंदर। अब देखो 327 के अंदर जो भारतीय संसद है, इस भारतीय संसद को अधिकार दे रखा है। क्या अधिकार दे रखा है? देखिए, संसद जो है ये निर्वाचन से संबंधित कानून बना सकती है। विशेष ध्यान रखना कि भारतीय संसद को यह अधिकार दे रखा है कि वो निर्वाचन से संबंधित कानून बना सकती है। तो निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को आर्टिकल 327 के तहत जो है वो दे रखा है। आर्टिकल 328 की बात करते हैं। 328 के अंदर क्या होता है कि संसद जिन कानूनों को नहीं बना पाती है या नहीं बनाती है और उन कानूनों की यदि राज्य में आवश्यकता होती है तो विधानमंडल क्या करती है? कानून बनाती है। तो इसमें संसद आ गई, इसमें कह सकते हो विधानमंडल। और विधानमंडल जो है ये संसद के द्वारा जो कानून नहीं बनाए गए थे उन कानूनों को बना सकती है। ये उल्लेख मिलता है आर्टिकल 328 के अंदर कि ऐसे कानून जो संसद ने नहीं बनाए हैं उन कानूनों को विधानमंडल के माध्यम से बनाया जा सकता है आर्टिकल 328 के अंदर। इसके बाद में फिर बात करते हैं आर्टिकल 329 की। और 329 में तो सीधा शॉर्ट मिलता है आपका आंसर क्या मिलता है कि जो निर्वाचन विवाद है ये विवाद क्या होगा? न्यायालय के निर्वाचन विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा। क्षेत्राधिकार से बाहर होगा, ये उल्लेख मिलता है आर्टिकल 329 के अंदर। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान जो है, इस भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 15 भाग नंबर 15 के अंदर अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो है वो निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। संक्षिप्त जानकारी में आर्टिकल 324 से 29 तक की जानकारी अपन ने प्राप्त कर ली गई है। 324 के अंदर निर्वाचन आयोग की जानकारी मिलती है। 325 में मतदान से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा, चाहे वो जाति, धर्म, नस्ल, मूल किसी के आधार पर भी हो, उस व्यक्ति को मतदान से कभी वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 326 में 18 साल प्राप्त वयस्क नागरिक जो है वो भारत में मतदान करेगा और मतदान कर सकता है। और वो व्यक्ति जो इसमें शामिल नहीं होंगे वो संसद के द्वारा कानून विधि बनाकर उसका प्रावधान किया जाएगा। आर्टिकल 327 जो है उसमें उल्लेख मिलता है कि भारतीय जो संसद है इस संसद के द्वारा विधि के माध्यम से निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने का कार्य जो है वो भारतीय संसद करेगी। और आर्टिकल 328 में उल्लेख मिलता है कि ऐसे कानून जो संसद के द्वारा नहीं बनाए गए हैं और जिनकी राज्य में आवश्यकता है तो राज्य विधानमंडल जो है ये विधानमंडल भी क्या है? निर्वाचन से संबंधित कानून बना सकती है। बात करें 329 की, तो 329 जो आपका अनुच्छेद है उसमें रखा गया है कि जो निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद
का जो प्रावधान है वो न्यायिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है, ऐसा प्रावधान जो है वो मिलता है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलते हैं आगे। तो ये तो हो गई निर्वाचन आयोग की संविधान के अंदर और सामान्य स्थापना और जानकारी के बारे में। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग जो है वो कैसे काम करता है, क्या है सिस्टम इसका, वो देखते हैं। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग जो है ये किन किन के चुनाव करवाता है, पहले तो आपको याद रखना है। काफी बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है इसमें चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, कि कौन सी संस्थाओं के चुनाव जो है वो करवाता है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो निर्वाचन केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो निर्वाचन आयोग जो होता है ये किनके चुनाव करवाता है, एक तो राष्ट्रपति, ठीक है, एक करवाता है आपके संसद के चुनाव संपन्न करवाता है, जिसमें आपकी लोकसभा हो गई और राज्यसभा हो गई, इन दोनों के चुनाव करवाता है। इसके अलावा अपन बात करें तो विधानमंडल, विधानमंडल में आपकी विधानसभा हो गई और जो आपकी विधान परिषद हो गई, इनके चुनाव जो है वो आपका कौन करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो स्पेशल याद रखना कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो किनके चुनाव संपन्न करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा और आपका क्या नाम है विधानमंडल है जिसमें विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गई, इनके चुनाव संपन्न करवाने का कार्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहता है मित्रों। अब बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, सीधा ही क्वेश्चन पूछ ले आपसे। देखो राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये किनके चुनाव करवाता है, दोनों में अलग अलग थोड़ा सा अंतर याद रखना। पंचायत के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, वहां से लेकर जिला परिषद से संबंधित यानी कि पंचायत से लेकर जिले तक के जो चुनाव होते हैं वो चुनाव का कार्य जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से करवाया जाता है। जैसे आपसे पूछ ले कि एक ग्राम पंचायत जो है उस एक ग्राम पंचायत का चुनाव जो है वो कौन संपन्न करवाता है, ठीक है, तो आपको कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न होते हैं, तहसील पंचायत समिति के चुनाव संपन्न होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न होते हैं, जिला परिषद के चुनाव संपन्न होते हैं, वो सब काम जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। अब देखो आगे, इसके बाद में बात करते हैं कि भारत के अंदर जो निर्वाचन आयोग है इसकी जो योग्यता है आर्टिकल 324 जो है, इसमें निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग जो है, इस निर्वाचन आयोग की जानकारी जो है ये मिलती है। अब वो जानकारी क्या मिलती है उसको एक बार देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं नियुक्ति। तो मित्रों नियुक्ति की बात करते हैं कि सबसे पहले जो निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति जो होता है इसी के द्वारा क्या है इन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब आपने पढ़ा होगा कि देखो इनके अलावा भी यदि नए सदस्य बनाने हैं, ठीक है, प्रादेशिक नियुक्ति करनी है, उनको हटाना है, कम करना है, ये सब प्रावधान राष्ट्रपति के अधिकार में रखा गया है, क्योंकि इसकी योग्यता का उल्लेख तो है नहीं संविधान के अंदर। तो आप ऐसे कह सकते हो कि आयोग जो होता है, आयोग के सदस्य जो होते हैं, इन सदस्यों की योग्यता जो होती है, इस योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है, संविधान में नहीं मिलता है, ये विशेष ध्यान रखना। अर्थात राष्ट्रपति जो होता है ये IAS कैटेगरी का जो अधिकारी होता है, उसी अधिकारी को निर्वाचन आयुक्त जो है वो बना देता है। संविधान के अंदर जो आपकी योग्यता है इनकी, इस योग्यता का उल्लेख नहीं मिलता है, ये विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात पर बात करें, इनकी जो सेवा शर्तें हैं, इनका प्रावधान जो है वो भी राष्ट्रपति के अधिकार में रखा गया है, और कार्यकाल के दौरान जो है सेवा शर्तों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये विशेष ध्यान रखना। परिवर्तन नहीं किया जाता है या जा सकता है इनकी कार्यकाल के दौरान, ठीक है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, चाहे आपका मुख्य आयुक्त हो या अन्य आयुक्त हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब आगे देखते हैं, इसके कार्यकाल की बात करते हैं इनके। तो कार्यकाल देखो, जो मुख्य न्यायाधीश हो आपका आयुक्त होता है,
मुख्य आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु। ये तो आपने सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में पढ़ा है न्यायाधीशों का। तो 65 साल और 6 वर्ष दोनों में जो पहले हो उसी के आधार पर आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मुख्य आपका आयुक्त है वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। एक चीज विशेष ध्यान रखना, यहाँ मैं और बता दूं आपको कि सेवानिवृत्ति के बाद या सेवानिवृत्त हो गया मान लो, तो सेवानिवृत्त होने के बाद में उसका कार्यकाल परमानेंट समाप्त नहीं होगा, वो किसी भी अन्य पद पर जा सकता है। अर्थात जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके अंदर मुख्य आपका आयुक्त है वो सेवानिवृत्त हो गया, 6 साल पूरे हो गए, 65 साल का हो गया वो, उसके बाद में भी वो किसी भी पद पर आ सकता है, प्रतिबंध नहीं है। तो काफ़ी बार ऐसे प्रावधान गलत भी साबित हो जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां हैं जो इसका लाभ भी उठा लेती हैं। तो सेवानिवृत्ति के बाद में अन्य पद पर जाने के लिए रोक का प्रावधान नहीं है, योग्यता का प्रावधान नहीं है, संविधान के अंदर विशेष ध्यान रखना। और जो अन्य आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो वही इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन आयु होती है मित्रों 62 आयु वर्ष की होती है। या तो 62 साल पूरे हो जाए या वो 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, दोनों में जो पहले होगा उसी के आधार पर वो क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा। अब बात करते हैं वेतन की। अब वेतन इनको मिलता कैसे है, तो आपको कहना है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों के समान, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन मिलता है इस आयोग के सदस्यों को। जैसे अपन बात करें, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको वेतन मिलता है 2,80,000 रुपये 7वें वेतन आयोग के तहत, ठीक है। और जो अन्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, उसको मिलता है 2,50,000 रुपये प्रति माह। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको वेतन मिलता है 2,50,000 रुपये। और उच्च न्यायालय का जो अन्य न्यायाधीश होता है उसको वेतन मिलता है 2,25,000 रुपये प्रति माह। तो इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को वेतन मिलता है, उसी प्रकार से निर्वाचन आयोग जो है इसके सदस्यों को और मुख्य को ऐसे वेतन मिलता है, ठीक है। अब वेतन हो गया इनका, देखो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और कार्यकाल इनका बता दिया मैंने 6 वर्ष 65 वर्ष, तो इनका हो गया 6 वर्ष 62 वर्ष। और वेतन की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसी न्यायाधीश के समान इनको वेतन मिलता है। और 7वें वेतन आयोग के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये, अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन जो इसके बराबर होता है तो 2.5 लाख रुपये, और अन्य जो होते हैं उनको 2,25,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता है। तो यहाँ तक का एक बार मित्रों स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अब यहाँ से आगे अपन बढ़ते हैं और जो आयोग के सदस्य होते हैं इनको पद से कैसे हटाते हैं उसकी चर्चा करेंगे अपन यहाँ से आगे। देखो, अब आयोग के सदस्यों को पद से हटाने के लिए क्या प्रोसेस काम में ली जाती है उसको देखते हैं। देखिए, हाँ, अब बात करते हैं पद से हटाना। अब पद से कैसे हटाना है उसकी प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, ठीक है। अब यहाँ एक चीज याद रखना कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ओनली फॉर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ही हटाया जा सकता है, अन्य न्यायाधीशों को आयुक्तों को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो निर्वाचन आयुक्त को कौन सी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। और ये महाभियोग जो प्रक्रिया है ये कहाँ लगेगी, आपकी चालू होगी संसद के अंदर, और संसद में विशेष बहुमत, ये विशेष ध्यान रखना, विशेष बहुमत अर्थात 2/3 विशेष बहुमत के माध्यम से महाभियोग लाया जाता है। और महाभियोग लाने के बाद में ये जो आपके मुख्य आयुक्त है ये पद से हटते हैं और अपना इस्तीफा किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। ये भी ध्यान रखना जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये समय से पहले
समय से पहले भी क्या है, पद से त्यागपत्र दे सकता है, और वो त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। महाभियोग की प्रक्रिया किस आधार पर लागू होती है, एक तो सिद्ध कदाचार के आधार पर, सिद्ध कदाचार के आधार पर, या अयोग्य अक्षमता के आधार पे बोल दो, अयोग्यता के आधार पर, यानी उसकी क्षमता नहीं है उसके आधार पे, या सिद्ध कदाचार, उसका कदाचार सही नहीं है उसके आधार पे संसद महाभियोग प्रक्रिया बात लागू करेगी, और विशेष बहुमत 2/3 के माध्यम से ये अपने पद से हटेगा। राष्ट्रपति जो है उसे त्यागपत्र समय से पहले नहीं दे सकता है, खुद दे सकता है राष्ट्रपति को, और फिर एंड में राष्ट्रपति जो है वो काम करता है इसके अंदर। और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मुख्य आयुक्त होता है इसकी परामर्श पर, मुख्य आयुक्त की परामर्श पर जो राष्ट्रपति होता है, ये सारा काम राष्ट्रपति का ही है, ये मान लो, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो याद रखना कि अन्य को हटाने के लिए तो ज़्यादा जोर नहीं आता है कि मुख्य आयुक्त की परामर्श पर राष्ट्रपति जो होता है ये अन्य को हटा देता है, लेकिन मुख्य को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया जो है वो लागू करनी होगी मित्रों। तो आज की इस क्लास में अपन ने एक निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी जो है वो प्राप्त की है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें मित्रों। और जिन दोस्तों को ऑफलाइन क्लास लेनी है तो भैरवजी मोड रिंगस उड़ान करियर अकेडमी, जहाँ हमने मिलिट्री, नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी करवाते हैं, वहीं पर स्पेशल जीके के लिए ऑफलाइन बैच जो है वो प्रारंभ किया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों को, जिन स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है स्पेशल जीके की, तो वो संपर्क करें, संस्था में विजिट करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।